हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो नाटक से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो नाटक से रिलेटेड हैं और जो आपके 3 मार्क में आ सकते हैं। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे संबंधित जो डिटेल्स हैं, नाटक से संबंधित जो डिटेल्स हैं, वो आपको मेरी पहली वीडियो में मिल जाएगी। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नाटक साहित्य की दूसरी विधाओं से किस प्रकार अलग है। तो क्वेश्चन है कि नाटक में ऐसी क्या खासियत होती है कि ये दूसरी विधाएं जो हैं, कविता और कहानी, उनसे किस प्रकार अलग होता है, या अन्य विधाएं जो होती हैं उनसे किस प्रकार अलग है। तो नाटक की अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। मैंने जब आपको पहली वीडियो दी है उसमें सारा इसकी डिटेल है। जहाँ से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है, वह इसका लिखित रूप में दृश्यता की ओर अग्रसर होना। तो ये इनकी प्रवृत्ति है कि ये लिखित रूप से दृश्य सीन की तरफ जाता है। यहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं। मतलब और सब जो विधाएं हैं वो सारा लिखने के बाद अपना एक निश्चित अंतिम रूप प्राप्त कर लेती है, लेकिन नाटक जब तक दृश्य नहीं उसका दिखाई देगा तब तक नाटक नहीं कहा जाता है। वही एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने और फिर सुनने तक की यात्रा तय करती हैं। कर्नाटक पढ़ने सुनने मगर पढ़ने और सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपनी भीतर समेटते हैं। तो यहाँ नाटक आना चाहिए, ठीक है। साहित्य के अन्य विधाएं यानी कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रुक सकते हैं, किंतु कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं। पर नाटक में ऐसा संभव नहीं होता। जो नाटक चलता रहता है वर्तमान की तरफ, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। यह इसकी खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नाटक की रचना प्रक्रिया को समय का बंधन किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न है हमारा, नाटक की रचना प्रक्रिया को समय का बंधन किस प्रकार प्रभावित करता है। लेकिन मतलब समय का बंधन, टाइम बॉन्ड होना चाहिए, समय का जो बंधन उसे बांध के रखता है, उसका रीज़न किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है। तो नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है, वह है समय का बंधन। ये उसकी विशेषता है। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसीलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखन की रचना को भविष्यकाल से उठाए और इन दोनों की स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के मंचन निर्देश हमारे वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। तो वर्तमान काल में ही ये सब, चाहे आप भूतकाल का, चाहे आने वाले समय भविष्य काल के बारे में कर ले हो, लेकिन जो नाटक होता है वो वर्तमान में ही चलता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं, चाहे काल कोई भी हो। एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। जैसा किसी ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं को कहानी, उपन्यास या कविता में उनकी मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी उसका अध्ययन किया जा सकता है, पर एक नाटक को हमारी आँखों के सामने एक बार ही घटित होना होता है।
अब समय इसलिए बंधन जरूरी है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नाटक के लेखन में भाषा संबंधित बारीकियों को रेखांकित कीजिए। तो भाषा संबंधित नाटक की क्या बारीकी होना चाहिए या भाषा कैसी होनी चाहिए वो बताया गया है। तो शब्द वैसे तो साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक होते हैं, पर साहित्य की ही 2 विधाएं कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। हमारे नाट्यशास्त्र में भी वाचिक अर्थात बोलने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उनका चित्रण कर पाते हैं। यही कारण है कि उसे वर्णित या फिर नरेटिव विधा कहा जाता है, कह दिया जाता है। वर्णित विधा या नरेटिव विधा उसको कहा जाता है, ये दूसरा नाम है। कविता इससे आगे है। उनके शब्द, बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। इसी प्रकार साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट जान पड़ती है। जैसे कहानी, उपन्यास में भी वर्णन घटित होता है वैसा, लेकिन अंतर उन दोनों में यह है कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आँखों के सामने घटित होती है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि कवि सरल नाटककार भी हो सकता है। नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे और जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो। उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। यह कहा भी गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा वह ध्वनित करे और जो लिखा या बोला नहीं जा रहा। तो ध्वनित होती है साउंड। हमको नाटक ऐसा बनाना चाहिए कि जिस समय उसके शब्द तो असर करते ही हैं, लेकिन जो उसके लिए ध्वनि होती है, यानी उसको मुद्राओं के रूप में जो दिखाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नाटक के लिए कथ्य की क्या भूमिका होती है। कथ्य यानी कथानक की क्या भूमिका होती है। तो एक नाटक के लिए ज़रूरी होता है कथ्य। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी, अनुभव होने चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है। यही कारण है कि नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। पहले तो घटनाओं, स्थितियों व दृश्य का चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए कि वह शून्य से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़े, और यह कला उसे अवश्य आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कथ्य उसका तैयार कर रहे हों। तो पहले घटना, कौन सी घटना पर आधारित नाटक है, स्थिति, क्या स्थितियाँ बन रही हैं उस घटना में, और दृश्य यानी सीन, हम उसके सामने कैसा सीन बनाएंगे। इन तीनों का होना आवश्यक है। उसी क्रम में उसे रखा जाता है, तब कहानी को पूरी तरह से तैयार करते हुए नाटक में उसे पिरोया जाता है, उसे शिखर तक पहुंचाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है, व्याख्या कीजिए। तो संवाद यानी बोलना, डायलॉग। तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं।
कि वह संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक का तो इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य होते हैं। तो ध्यान रखना, ये तत्व होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए आपस में विरोधी विचारों का संवाद जरूरी है और विरोध भी होना जरूरी है। विरोधी संवाद ऐसे डायलॉग डालने चाहिए जिसमें विरोध उत्पन्न हो। इसी कारण कि नायक प्रतिनायक सूत्रधार की परिकल्पना और भारतीय पाश्चात्य नाटक शास्त्र में प्रारंभ से ही की गई थी। तो ये सब चीज़ जो होती है ना, कि नायक जो है हीरो, प्रतिनायक जो उसके सहारे रोल कर, सूत्रधार जो नाटक को बांध के रखता है, भारतीय पाश्चात्य नाटक साहित्य में अंत में ही की गई थी। वह कौन सी चीज़ है जो एक सशक्त नाटक को एक कमज़ोर नाटक से अलग करती है? वह है संवाद का अपने आप में वर्णन या चित्रण न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी अधिक उन संवादों के पीछे अनलिखे व अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिसे अंग्रेजी भाषा में टेक्स्ट की संज्ञा दी गई है। जिस नाटक में इन तत्वों का जितना अधिक संभावनाएं होंगी, वह नाटक उतना ही सरल होगा। मिसाल के तौर पर हैमलेट का एक प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी, ये उनका संवाद है। तो इसमें सब कुछ इतना कुछ टू बी और नॉट टू बी में एक रहस्यात्मकता अर्थ दे रहा है। इसी तरह के संवाद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होती है। तो क्या जीवंत, एक जीवंत माध्यम है। जीवंत यानी हम देख सकते हैं उसको। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान के टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। मतलब हम लोग एक दूसरे को विचार बातें करते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तभी हमारी कड़ियाँ जुड़ती हैं और आगे हम बढ़ते हैं। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उनकी अस्वीकारता की स्थिति भी बराबर बनी रहती है, क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। मज़े की बात यह है कि जिस नाटक में इस तरह के असंतुष्ट, छटपटाहट, प्रतिरोध व अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों में जितना ज़्यादा उपस्थिति होगी, उतना ही गहरा व सशक्त नाटक साबित होता है। तो असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध व अस्वीकार, ये सब होना चाहिए, नकारात्मक तत्व, क्योंकि ये सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो ऐसी ज़रूर तत्व होने चाहिए, तभी वह सशक्त नाटक होता है। उदाहरण के लिए हम अंधा युग और तुगलक आदि नाटकों को देख सकते हैं। यही कारण है कि जब जब किसी भी विचार व अव्यवस्था अथवा तत्कालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए, तब वह कभी भी दूसरे दिनों तक चर्चा में नहीं रहे हैं। तो इसी कारण ये ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है, नाटक की शिल्प संरचना के बारे में बताइए। अब कैसा शिल्प संरचना होनी चाहिए? नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले स्वपन वासवदत्ता, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छन्तिकम और उत्तर रामचरित्र जैसे संस्कृत नाटकों का ढांचा है, जिसे
हम परिभाषित शब्दों में शास्त्रीय कहते हैं। ये शास्त्रीय नाटक कहलाते हैं। एक लोक नाटकों का फॉर्म है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और सभी कुछ मौलिक रचना प्रक्रियाओं के माध्यम में से घटित होता है। पारसी नाटक का अपना एक अलग शिल्प है जो शेरो शायरी, गीत संगीत एवं रंजित संवादों पर आधारित होता है। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक की अपनी अलग पहचान है। अब यह नाटककारों को तय करना है कि वह इनमें से किसी एक प्रकार के शिल्प को चुने। अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से अपनी एक नई शैली तैयार करें अथवा इन सब को छोड़ दें या बिल्कुल एक नया शिल्प लेकर प्रस्तुत करें। अक्सर यह कहा गया है कि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है, यानी जैसी कथा होगी वैसा ही शिल्प तैयार हो जाता है और यही सही स्थिति है। परंतु जब जब नाटककार द्वारा पहले शिल्प संरचना को निश्चित कर लिया गया और फिर उसमें किसी कथ्य कहानी को फिट करना चाहा तो ऐसा कोशिश बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई है। तो सबसे पहले हमें कथ्य यानी कथा का निर्धारण करना है, फिर उसके बाद उसकी शिल्प रचना करनी है। तो इस प्रकार से नाटक के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए समझने के लिए और भी इजी होगा। तो चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।